नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अपनी आज जो मैथ्स की क्लास होने वाली है, बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया था क्योंकि आपने बोला था कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्लासेस का रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज अपना जो थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना स्टैटिस्टिक्स का जो है सांख्यिकी का पार्ट बचा हुआ है केवल, बाकी पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस जाके ज़रूर देखें, आपकी हेल्प होगी। और किस तरह के क्वेश्चंस अब बन सकते हैं उन पर आधारित अपन ने क्लासेस की है। तो आज पहले थोड़ा सा अपन सिलेबस देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो स्टैटिक्स में अपने को पढ़ना है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। जो डाटा है उसका संग्रह, प्रेजेंटेशन जो है ये डाटा का, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो एक पार्ट तो ये है अपना, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो रहने वाला है वो होगा अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप, ये आप सुनते होंगे। इसमें अपना आता है क्या, इसमें आता है अपना ये मीन, मोड और मीडियन। क्या आता है, माध्य और बहुलक और ये माध्यिका। इन तीनों के बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ना है, और वो भी अनग्रुप्ड के लिए और ग्रुप्ड डाटा दोनों के लिए, ठीक है। सतत और अवर्गीकृत, असतत मतलब दोनों के लिए अपन को ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले आज हम ये जो डाटा वाला पार्ट है इसको अच्छे से देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। और टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत अपन ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 क्लास आपकी होंगी इस टॉपिक की, और ये दोनों टॉपिक आराम से आपके दोनों चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद में हम जो है एक MCQ की क्लास रखने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप सबको ठीक लगे तो उसके लिए आप बता सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, MCQ क्लास में जितना भी अपन ने सिलेबस कर लिया है, ठीक है। थ्योरी की लगभग आपको 20 क्लासेज हो जाएंगी, अभी 17 क्लासेज हैं। तो 20 क्लासेज ऑलमोस्ट अपनी होने वाली है। किसके लिए, जिसमें हमने अच्छे से थ्योरी कवर कर ली, प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। लेकिन हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए। और एग्जाम में हमारे सामने क्या होगा, जो MCQ फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आएंगे, और वहाँ पे आएंगे मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। जो भी पूरा सिलेबस है, ये पूरा आपको सिलेबस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा अपना मैथ्स का सिलेबस है। इसी में से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो वहाँ पर आप पैनिक ना करें और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो एक्यूरेसी के साथ। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। इसमें अपन डेली 10 क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कुछ मैं नया सिखा पाऊँ और RPSC की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो। तो उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी क्लासेज होंगी, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएं। और बाकी अब अपन आज की क्लास पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा क्या है, कीमती है, उसको अपन बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ये सांख्यिकी का। इसमें हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या देखने वाले हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कलेक्शन ऑफ जो है डाटा ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि डाटा जो शब्द है इसका मतलब क्या है ना। और सांख्यिकी जो है ये अपने मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, ठीक है। मैथ जो सब्जेक्ट है उसी की एक ये ब्रांच है, जिसमें हम संख्याएं जो रहती है उनके बारे में देखते हैं और उससे एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे संख्याएं अलग अलग बिखरी हुई रहती हैं, जैसे कहीं कहीं पर अपने सामने लिखा है कि किसी व्यक्ति की जो है हाइट कितनी है, 5 फीट है, किसी की है 5'3", और किसी की मान लीजिए है 4'5", और इसी तरह बहुत सारा डाटा अपने पास में है, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स इस तरह से दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे कि भाई 5 फीट से जो ज़्यादा का व्यक्ति है वो कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं कि 4 फीट से ज़्यादा के कितने हैं, ठीक है। तो 4 से 5 फीट वाले में कौन कौन आ गए हैं। इस तरह से अपन जो है ये जो सभी चीज़ें बिखरी बिखरी सी पड़ी रहती हैं, तो उनको हम यहाँ पे सुव्यवस्थित कर सकते हैं, और इनके आधार पे अपन क्या निकाल सकते हैं, कोई एक कंक्लूजन जो हमें फाइंड करना है, निष्कर्ष तक अपन पहुँच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर करते हैं, किसमें, सांख्यिकी वाली ब्रांच में करते हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको केवल 10th लेवल तक का ही यहाँ पर पढ़ना है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और इस टॉपिक से आपके जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एक तो आपका ये डाटा वाला जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर यहाँ से बन जाता है। दूसरा आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। माध्य माध्यिका जो बहुलक वाला है वहाँ से। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% सॉल्व हो जाएंगे। और 10th क्लास में आराम से आपने इसको पढ़ा ही हुआ है, और बिल्कुल ही ईजी टॉपिक है, सबसे ईजी टॉपिक है। सिर्फ आपको जोड़ गुणा भाग ये सब आना चाहिए, ठीक है। और 5 या 10 फॉर्मूले होंगे, बस वो याद करने हैं और वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, तो आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा और लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन ये जो डाटा शब्द है इसका तो वैसे मैंने बता ही दिया है मतलब क्या होता है। तो डाटा जो है इसको अपन आंकड़े भी कहते हैं, ठीक है। आंकड़े कह देते हैं और डाटा भी अपन इसको कह देते हैं। तो ये क्या है कि अपन जो भी कोई रिपोर्ट है, ठीक है, तो उनके बारे में
किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, जैसे वही अपने पास में आ जाएगा कि कोई भी अपन सामान लेने गए, मानो बाज़ार में अपन मार्केट गए, मार्केट में हमें कोई सामान लेना है, तो सामान हमने लेना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें ये एक शॉप है, अपन मार्केट गए, इस शॉप पे गए, हमें बहुत तरह की चीज़ें लेनी है, जैसे आपको क्या लेने हैं, जूते लेने हैं, ठीक है, और चप्पल लेनी है, शॉक्स भी लेने हैं आपको, और भी जो भी आपके दिमाग में है वो सब चीज़ें आपको लेनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप इस दुकान पे गए, फिर आपने यहाँ पे जूते देख लिए, फिर चप्पल भी देख ली, ठीक है, शॉक्स भी देख लिए, तीनों चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जूते ले लिए, मान लो कितने रुपए के, आपने ले लिए 500 के जूते, ठीक है, हर 100 रुपये की आपने चप्पल ले ली, और शॉक्स ले लिया आपने 50 रुपीज़ के। तो ये सब चीज़ें आपने ले ली। फिर इसके बाद में आप क्या करें, आप दूसरी जगह गए और वहाँ से आपने कुछ और आइटम उठा लिया, ठीक है, जैसे घर के लिए आपने परचूनी वाली दुकान पे गए और वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ से कुछ आइटम उठा लिए, तो वहाँ पे भी आपने क्या किया, शॉपकीपर जो है उसको कुछ क्या दिए, पैसे दिए, ठीक है, शॉपकीपर को क्या दिया आपने, कुछ पैसे दिए। तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप वहाँ पे से क्या लाए, राइस ले आए, ठीक है, राइस ले आए, आप शुगर ले आए, ऑयल ले आए, और भी जो भी चीज़ लानी थी वो ले आए। तो जैसे वो 50 रुपये के ये ले आए अपन, 100 रुपये की चीनी ले आए, और तेल ले आए अपन कितने रुपए का, 250 रुपीज़ का। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें जो आपने की है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखो 500 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 50 रुपये खर्च किया आपने, यहाँ 50, यहाँ 100। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखना चाहेंगे कि हमने जो है 50 रुपये कितनी जगह खर्च किए हैं, ठीक है, 50 रुपये आपने कितनी जगह खर्च किए, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि एक तो हमने शॉक्स पे किए हैं और एक राइस खरीदने पे, तो 50 रुपये आपने यहाँ पे खर्च किए हैं, तो वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 आइटम्स जो है वो परचेज़ करने में हमने ये खर्च किए हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो चप्पल के लिए अपन ने कितने खर्च किए, तो ये चप्पल और शुगर में अपन ने 100 रुपये खर्च किए हैं। तो ये इस तरह से जो भी बात होगी, ठीक है, तो उन सबको अपन अब यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, एक लिस्ट में जो है लिखते जा रहे हैं, लिस्ट में अपन उसको लिखते जा रहे हैं, क्लासीफाई करते जा रहे हैं कि भाई 50 रुपये के लिए तो अपन ने क्या क्या खरीदा, 2 आइटम खरीदे, 100 रुपये के भी 2 आइटम खरीदे, और ये 250 रुपये में और 500 रुपये की कैटेगरी अलग अलग हो गई है। तो ये जो पहले बिक्री इन्फॉर्मेशन पड़ी थी अलग अलग कि हमने कहाँ पे क्या क्या खर्च कर दिया, अब यहाँ पे अपन देखना चाह रहे हैं कि हमने कैसे क्या एक इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि 50 रुपये से कितने आइटम लिए, 100 रुपये से कितने अपन ने लिए, तो वो सब जो चीज़ें हैं, तो उसी से हम क्या करते हैं, ये अपने पास में बिक्री चीज़ें पड़ी थी, तो ये क्या था, एक डाटा था। फिर हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगाई, ठीक है, तो इससे अपने पास में क्या निकल के आई, एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई। क्या निकल के आई, एक इन्फॉर्मेशन, सूचना जो है ये हमें मिली कि हमने क्या किया है, यहाँ पे ये चीज़ें खर्च की है, ये इतने रुपये खर्च किए हैं। तो इससे हमें कुछ ना कुछ क्या पहुँचते हैं, फिर अपन इससे एक निष्कर्ष तक पहुँच जाते हैं। तो ये बस समझने वाली बात थी, ये सब आप डेली लाइफ में आराम से करते हो, तो इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, पर डाटा शब्द जो है, डाटा इन्फॉर्मेशन, तो ये सब आपके थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, तो चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो जो अब आंकड़े हैं वो हमें कितने तरीके से मिल सकते हैं, तो देखो आंकड़ों को अपन ने, आंकड़ों के जो स्रोत है उसको 2 टाइप में अपन ने डिवाइड करना है। 2 टाइप क्या क्या हो जाएंगे, तो पहला तो होता है इसका प्राइमरी डाटा, क्या होता है, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है, ये तो इंग्लिश में है। अब हिंदी में बात करें तो प्राइमरी को आप सभी को पता है कि क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक बोल देते हैं, या फिर कभी कभी मौलिक शब्द भी आ जाता है, ठीक है, प्राथमिक या मौलिक जो है ये इसके लिए आ जाता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी के लिए क्या लिखते हैं, तो सेकेंडरी के लिए अपने आता है द्वितीयक आंकड़े या फिर गौण आंकड़े, क्या द्वितीयक या गौण जो है इसके लिए अपन सेकेंडरी के लिए लिखते हैं। अब हमें नाम तो पता चल गया, अब हमें ये देखना है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, प्राइमरी आंकड़ों में क्या आएगा और सेकेंडरी में क्या आएगा। तो देखो प्राइमरी आंकड़ों में तो देखो अपने घर में जो भी अभी क्या होगी, जनगणना होगी, ठीक है, अभी जनगणना होगी, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, जैसे इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए, कभी कुछ, तो जो भी सरकार है वो क्या करती है, डाटा इकट्ठा करती है। तो जो पहली बार जो डाटा इकट्ठा किया जाता है ना, जैसे अपने घर पे कोई सर्वे करने आता है कि आपके घर में कितने व्यक्ति हैं, क्या क्या नाम है, क्या काम करते हैं, कितनों की एज क्या क्या है, और उनका आधार कार्ड नंबर वगैरह, ये सब कलेक्ट करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसको सरकार तक पहुंचा देते हैं, या फिर जहाँ तक भी आगे पहुंचाना रहता है, डिलीवर करना रहता है, तो वो कर देते हैं। तो पहली बार जो चीज़ें हैं वो करता है कोई प्रेक्षक, ठीक है, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी आंकड़े कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि पहली बार इसमें जानकारी ली जाती है, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे, पहली बार इसमें जानकारी कलेक्ट की जाती है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी में क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर लिया है, जैसे सरकार के पास में पूरा अभी SIR का काम चल रहा था, पूरा डाटा जो है वो पहुँच चुका है। अब इसके बाद में अपना जनगणना का काम भी थोड़े 1 साल बाद में स्टार्ट हो जाएगा अभी, तो
जनगणना का पूरा डाटा भी सरकार के पास चला जाएगा। अब इन दोनों डाटा को उठा के, ठीक है, ये जो दोनों डाटा है ये पहली बार तो किसी ने कर दिया भाई, जैसे अभी टीचर्स वगैरह हैं सभी को यहाँ पे लगाया गया था, बाद में भी इन्हीं में लगाएंगे। तो ये सारा डाटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया और सरकार को दे दिया। अब यहाँ पे टीचर क्या हो गया, टीचर जो है उन्होंने तो सबसे पहले यहाँ पे ये काम किया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्रेक्षक, ऑब्जर्वर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डाटा इन्होंने इकट्ठा किया, अब इस डाटा को ही क्या है ये यूज कर ले, ऐसे कि ऐसे डाटा को उठा के ये खुद नहीं जाएंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे खुद नहीं जाएगा इसमें कोई भी व्यक्ति, किसके लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो डाटा जो कलेक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति किसी के घर पे यहाँ पे नहीं जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है, तो खुद नहीं जाएगा, ये क्या करेंगे कहीं से कहीं और चीज़ से, जैसे मान लो गूगल पे से या फिर कहीं वेबसाइट से, जहाँ से भी, तो वो क्या करते हैं ये डाटा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन से वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे अपने फ़ोन पे क्या है कंपनी वालों के कॉल आते रहते हैं बहुत सारे, तो जो कंपनी है, तो कोई भी जैसे मोबाइल की कंपनी है, तो वो क्या करते हैं अपना जो भी मोबाइल नंबर है, वो सारी जो चीज़ है वो सभी उठा के क्या है ये दूसरे जो भी हैं सोर्स इनको दे देती है, जैसे लोन वाले हैं, बाकी क्रेडिट कार्ड वाले, तो इन सबको क्या कर लेती है अपनी जो बिना परमिशन के ही अपनी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन तक दे देती है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, अपनी सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं खुद जाके डाटा कलेक्ट नहीं करते सेकेंडरी वाले, ये कहीं ना कहीं से डाटा उठा लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है, यहाँ पे पहले से ही कहीं पे पब्लिश होगा तो वहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। एक बार और फिर से देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राथमिक, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन क्या, द्वितीयक आंकड़े, ओके। तो चलो अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्राथमिक में तो अपन ने देख लिया कि जो आंकड़े हैं वो नए सिरे से अपन क्या करते हैं, पहली बार नए सिरे से पहली बार डाटा को कलेक्ट करते हैं इसमें। तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है पहले से ही या फिर अन्य किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति या संस्था, ठीक है, व्यक्ति हो सकता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तो इनके द्वारा जो भी क्या है कलेक्ट किया जा चुका है, संकलन किया जा चुका है, संकलन किया गया जो डाटा है वो आता है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक सा डिफरेंस हो गया। अब ये जो द्वितीयक आंकड़े हैं इसको भी अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप में कैसे कर सकते हैं कि एक तो क्या है पब्लिश्ड डाटा, क्या कर सकते हैं, एक तो इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें, पब्लिश्ड डाटा में, मतलब प्रकाशित स्रोत, और दूसरा क्या हो सकता है अनपब्लिश्ड, ठीक है। एक तो प्रकाशित है, एक है अप्रकाशित स्रोत से। अब प्रकाशित में तो क्या हो जाएगा, प्रकाशित में देखो क्या हो जाएगा कि जो भी क्या है अपने ये हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं टाइम टाइम पे जाके सर्वे वगैरह करवाते रहते हैं, तो वहाँ से ये डाटा पब्लिश करते हैं इनकी वेबसाइट वगैरह से, तो वहाँ से कोई भी ये जानकारी ले सकता है। इसमें और क्या आ जाएंगे इसके ही एग्जाम्पल में, तो इसमें आ जाएगा अपना इंटरनेशनल जो भी कोई देखो पब्लिश होता है, रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होता है, कोई आर्टिकल पब्लिश होता है, तो ये सब क्या आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। अब इसके अलावा जो है सरकारी प्रकाशन क्या आ जाएगा इसमें, ये देखो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम्पल में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। प्राइमरी में तो अपना क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कोई अपने घर पे, जैसे जनगणना वाला मैंने बता ही दिया, वैसे भी देख सकते हो कि अपने घर की क्या है मंथली इनकम, इसके बारे में भी क्या है सर्वे वगैरह करने आ जाते हैं, कितनी अपना खर्चा हो रहा है ये हो सकता है, अपने आय के स्रोत क्या क्या हैं, इनकम के स्रोत क्या हैं, ठीक है, इनकम सोर्स। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये था अपना पब्लिश्ड डाटा का, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो सब गैर सरकारी, ये सब टाइम टाइम पे जो भी आंकड़े एकत्र करते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ पे सरकारी प्रशासन वाले आ गए, अर्ध सरकारी प्रकाशन आ जाएंगे, ठीक है, जो भाई हाफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, कोई मैगजीन जो है ये पब्लिश की है, तो ये सारी की ज़्यादा चीज़ें किस में आ जाएगी, अपनी पब्लिश्ड डाटा के अंदर आ जाती है, ओके। अब अनपब्लिश्ड में क्या आएगा, तो अनपब्लिश्ड में अपना आएगा कि इसमें कभी कभी सरकारी और जो अदर इंस्टीट्यूट है उन वो क्या करते हैं यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो भी एकत्रित जानकारी है वो एकत्र तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसको पब्लिश नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, उसको पब्लिश नहीं कर पाते। तो फिर जैसे कोई मान लीजिए रिसर्च स्कॉलर है, ये मान लीजिए आप में से कोई पीएचडी कर रहा है, तो आप में से कोई पीएचडी कर रहा है
ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना पूरा पीएचडी का वर्क है वो अपनी एक डायरी में लिख लिया, ठीक है। डायरी में लिख रखा है आपने, कहीं नोटबुक में लिख रखा है, जैसे भी है, ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप में है, जिसमें भी है। लेकिन आप क्या नहीं कर पाए, उसको अपने जो है अपने फाइल वगैरह में अभी तक आपने उसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है। पब्लिश नहीं कर पाए, फाइल आपकी सबमिट नहीं कर पाए, थीसिस सबमिट नहीं कर, फाइल शब्द की जगह थीसिस ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो थीसिस आप सबमिट नहीं कर पाए, अभी तक आपका लास्ट में जो वाइवा वगैरह होता है वो सब आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी नहीं है अभी किसी के पास में, तो वो कोई क्या करे, ये जो आपकी डायरी है, नोटबुक है ना, तो इनसे क्या करे, आपकी सारी जानकारी लेकर और उसको क्या करे, यहाँ से पब्लिश कर दे। तो ये सब इसमें अनपब्लिश्ड में आ जाएगा, ओके। तो इतना आपको बस ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता जनरली। तो एक बार देखिए, आप क्वेश्चंस सुन लीजिए, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चन पूछे गए थे किसी न किसी एग्जाम्स में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो मुद्रित लिपियाँ हैं, क्या पूछा गया है, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े जो है ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में या फिर सांख्यिक आंकड़े में या फिर कोई नहीं में, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर क्या करना है, मुद्रित लिपियों से जो प्राप्त आंकड़े हैं वो हम किस में बोलेंगे, द्वितीयक में बोलेंगे, ठीक है। द्वितीयक आंकड़ों में, सेकेंडरी गौण आंकड़ों में इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो क्या है, मुद्रित लिपि है, पहले से किसी ने पब्लिश कर दी है, उसी में से तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा जो है ले रहे हैं, तो ये अपना सेकेंडरी में आ जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया था 2011 में ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा था कि कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। क्या पूछा है, इन्होंने बता दिया कि सेकेंडरी या जो गौण आंकड़े हैं वो कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछा था। ऑप्शन थे इनके सामने भाई, पत्रिकाएं, क्या था, पहला ऑप्शन पत्रिकाएं हो गया। दूसरा था सरकारी प्रतिवेदन, क्या था, सरकारी प्रतिवेदन। तीसरा ऑप्शन था व्यक्ति के द्वारा किया गया सर्वे। तो ये तो आपको सुनते ही पता चल रहा है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे जो है ये तो अपना किस में आता है, ये आता है अपना प्राथमिक में, प्राइमरी में। तो बस यही अपना आंसर है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन था इंटरनेट पर संग्रहित जो है डाटा, ठीक है। तो इंटरनेट पे तो कोई भी जो भी सामग्री पड़ी है उसको अपन उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, अपन ने तो खुद ने जाके कलेक्ट नहीं किया, इधर उधर से उठा लिया, तो उसको तो अपन किस में रखेंगे, सेकेंडरी की कैटेगरी में ही रखेंगे। ये वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो अपना ठीक है। यहाँ पे पत्रिकाएं, सरकारी प्रतिवेदन, इंटरनेट पे कोई सामग्री पड़ी है, ये हो गया। सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, और लिख देती हूँ मैं ताकि पीडीएफ से आप नोट्स बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। सरकारी और अर्ध सरकारी प्रशासन, इसके अलावा व्यापारिक जो संघ है, ठीक है, कमर्शियल जो भी फेडरेशन वगैरह है वो भी क्या करते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, बिजनेस रिपोर्ट वगैरह ये सब आती रहती है, तो ये सब भी इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो है पत्र पत्रिकाएँ हो गई है, मैगजीन हो गया है, तो ये सब क्या है, ये सब है अपने सेकेंडरी। सिर्फ इसके अलावा सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े कौन से हैं। उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े, तो पहली बार ही भाई क्या हो रहा है, उसका ओरिजिन हो रहा है उद्गम के स्रोत से। पहले किसी ने उस तरह का सर्वे वगैरह किया नहीं, वैसे ही जानकारी एकत्रित नहीं की, तो वो वाला अपना कहाँ पे हो जाएगा, पहली बार जो है एकत्रित करने वाली बात ही अपन को पता है कहाँ पर आएगी, तो ये आएगी अपने प्राइमरी डाटा में, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है अपना प्राइमरी डाटा। तो इसके लिए ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। अब आगे पूछ लिया कि जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के आंकड़े, तो ये भी किसमें, ये किसमें आएगा, जनसंख्या और राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए किस प्रकार के आंकड़े कहलाएंगे, ठीक है। तो जनसंख्या के आंकड़े और राष्ट्रीय आय की गणना वाले आंकड़े, तो ये आंकड़े जो है सरकार के लिए पूछा है ना इन्होंने, ठीक है। तो सरकार के लिए तो ये क्या हो जाएंगे, ये सरकार के लिए वर्ड दे दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अपना आंसर सेकेंडरी हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट पूछ लेता जनसंख्या राष्ट्रीय आय की गणना, तो फिर तो अपना आंसर प्राइमरी ही होता, क्योंकि सरकार ने खुद जाकर तो क्या नहीं किया भाई, सर्वे नहीं किया ना, किसी से सर्वे करवाया है। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने डाटा कहाँ से कलेक्ट किए हैं, जो भी टीचर्स हैं या अदर जो भी हैं कर्मचारी, उन्होंने उनको डाटा इकट्ठा करके दिया है, इसलिए इसका आंसर सेकेंडरी होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है, तो सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन और स्टेट बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, या सभी। तो सरकारी प्रकाशन जो है वो आ जाएगा अपना सेकेंडरी डाटा का स्रोत। तो ये आपका स्रोत से रिलेटेड जो है पूरा कंप्लीट होता है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे अपन को क्या देखना है, अब हमें देखना है थोड़ा सा आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ग्राफीय निरूपण जो हमें देखना है।
चलो तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं डिवाइड, तो इसको 3 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफीय निरूपण को अपन जनरली यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला तो है अपना ज्यामितीय निरूपण। क्या है? ज्यामितीय रूप, ठीक है, ज्योमेट्रिकली फॉर्म आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आवृत्ति चित्र। क्या आ जाएगा? दूसरा आवृत्ति चित्र आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा अपना पार्ट इसमें रेखीय ग्राफ, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकली फॉर्म हो जाएगा पहला तो। सेकंड हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बारंबारता भी लिखा जाता है कई जगह पे, ठीक है, तो बारंबारता ये भी आप देख सकते हो। फिर रेखीय को तो आप जानते ही हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर जो है, लीनियर ग्राफ। अब ये 3 तो मेनली अपन ने यहाँ पे 3 तरीके से इनको शो कर सकते हैं अपन। अब इनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकली है इसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसमें आता है अपना एक तो दंड आरेख। कौन सा आता है इसमें? दंड आरेख। इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ, दंड आरेख को बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है इसी में अपना पाई चार्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला यही है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय आरेख भी। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं वृत्तीय आरेख क्या है, तो ये भाई वृत्तीय आरेख पाई चार्ट को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे गोले में से बंद सा रहता है और यहाँ पे लिखा जाता है कि इतना पार्ट तो शिक्षा पे खर्च हो गया, इतना पार्ट भोजन पे, इतना पार्ट खाने पीने पे, तो रहने पे, किराए पे, तो इस तरह के कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं आपको। तो ये सब एक गोले में पैक रहता है, तो उसको ही, उस गोले को ही एक तरह से भाई वृत्त बोलते हैं। वृत्त में पैक रहता है, गोले में नहीं, ठीक है। तो ये है ज्यामितीय रूप को अपन ने डिवाइड कर लिया यहाँ पे। अब आवृत्ति चित्र को भी देख लेते हैं। इसमें आता है अपना आयत चित्र। क्या आता है? एक तो आयत चित्र आता है। आयत चित्र को ही क्या बोलते हैं? और वो आयत चित्र का नाम आता है हिस्टोग्राम, ठीक है। कभी कभी ये इंग्लिश में हिस्टोग्राम ही दे देता है आयत चित्र की जगह, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम याद नहीं रहता तो कि ये क्या है। तो भाई आयत चित्र को ही ये कहते हैं। अभी एक एक करके सबका अपन देखेंगे कि कौन सा कैसे बनता है और कब अपन इसको यूज़ लेते हैं। पहले अपन क्लासिफिकेशन तो देखें कि किसमें कौन सा आता है। तो पहला हो गया अपना यहाँ पे आयत चित्र। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अपना बहुभुज। क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा अपना यहाँ पे क्या? ओजाइव। ओके। अब यहाँ पे देखिए रेखीय ग्राफ में तो अपना जो है लीनियर ग्राफ ही आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। लीनियर जो ग्राफ होता है आपका वो आ जाएगा। इसी को और हिंदी में क्या बोल देते हैं? रेखीय ग्राफ, या फिर क्या बोलते हैं? कालिक श्रृंखला ग्राफ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ज्यामितीय रूप में दंड आरेख के बारे में। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं ज्यामितीय रूप, ए पार्ट है अपना, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? बार ग्राफ को। किसको? बार ग्राफ जो है अपना दंड आरेख, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। भाई हमें तो यही नहीं पता ये क्या है, क्यों हमें इसका ज़रूरत पड़ा है। तो हमारे पास में क्या होता है, आप सबने ये तो देखा है 9th 10th क्लास से पहले ही 5वीं 6वीं में ही क्या सिखा दिया जाता है, ऐसा आपको एक ग्राफ पेपर आपके पास रहता था स्कूल में। तो उसमें यहाँ पे अपन क्या लिखते थे? एक्स अक्ष, यहाँ पे लिखते थे क्या? वाई अक्ष, यहाँ पे ओ मतलब क्या? मूल बिंदु, ठीक है। तो इस तरह से हम उस ग्राफ पेपर का यूज़ करते थे। और उसमें एक लिखते थे कि एक जो है ये पैमाना मानते थे, एक बॉक्स जो है वो कितने अपन ने पैमाना माना है, तो ये अपन यहाँ पे सब लिखते थे। वही सब चीज़ यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही होता है ये। अब इसमें दंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी बराबर दूरी पे दंड का मतलब है आयत यहाँ पे, ठीक है। ये आयत जो है ये आयत में बनाते थे। देखो ये आयत लग रहा है आपको, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये आयत लग रहा है। अब लेकिन ये आयत जो है यहाँ पे ये भाई इसकी क्या है? लंबाई है। ये क्या है? इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब मैं इस आयत को अगर इस तरह से बना दूँ तो आप क्या कहेंगे कि ये अब भी आयत है, तो कहेंगे कि हाँ ये अब भी आयत है होने को तो, लेकिन आपने क्या किया? इसको यहाँ पे पलट दिया, खड़ा कर दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये एक लेटा हुआ था ऐसे मान लीजिए, और ये फिर अपन ने इसको क्या कर दिया है? यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो ये अब क्या है? ये इसकी क्या हो गई? ये तो इसकी लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। तो इस तरह से जो है सारे के सारे अगर यहाँ पे क्या हो, ये जो है इस तरह से ये आयत यहाँ पे आ जाए, सेम ही रहेंगे ये, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन से छोटे बड़े बन सकते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कोशिश कर रहे हैं अपन कि सही बने अपन से। तो ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे क्या है भाई? आयत ही हैं होने को तो। और
इनके बीच में क्या है, जो डिस्टेंस है ना, ये भी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो दिख रही है आपको, ये वाली डिस्टेंस, ये भी सेम रहेगी यहाँ पे। और ये जो आयत है, इनकी चौड़ाई भी क्या होगी यहाँ पे, सेम रहेगी। ठीक है, ये जो चौड़ाई दिख रही है ना, ये भी सेम होगी। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ये बार ग्राफ है। अब इसमें अपन इसका यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ इसलिए करते हैं, तो जब अपने पास में क्या रहता है कि हम यहाँ तो हम क्या लिखते हैं, अपनी जितनी बार ये क्या होता है, रिपीट होता है, मतलब बारंबारता, आवृत्ति जो अपन बोल रहे हैं ना, वो लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी सामग्री है अपने पास में, जो सामग्री है ना, वो लिखते हैं यहाँ पे। सामग्री से समझ सकते हो इसको। अब ये क्या होता है, जो दंड आरेख है, ये होता है अपना एक विमीय। क्या होता है, ये एक विमीय आरेख होता है। दूसरा क्या याद रखना है कि इसमें जो भी ये गैप है ना, ये गैप सेम है, तो ये भी अपन को लिखना पड़ेगा। गैप जो है किसके बीच में, स्तंभों के बीच में या दंडों के बीच में जो भी क्या है, चौड़ाई है, तो वो भी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो दंडों की चौड़ाई क्या रहती है यहाँ पे, हमेशा समान होती है। ये हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि जो ये अपने पास में इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है। अब ये जो अपन ने बनाया ना, इस तरह का भी बन सकता है। दोनों ही तरह के ग्राफ अपने सामने आ सकते हैं, है ना। तो वर्टिकली भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। तो ये वाला तो अपना क्या है, वर्टिकली जो है, वर्टिकली बार ग्राफ है, मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर जो है दंड आरेख है ये अपना। अब इसी को अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस तरह से, एक मिनट, एक सेकंड बस, देखो ये पहला अपन ने ये बना लिया। अब दूसरा हमने इस तरह से, और तीसरा जो है अपना यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए। ये सब, एक सेकंड बस, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे जो हमने ये आयत है, सारे ही क्या है, आयत है अपने पास। ठीक है, सेम साइज़ के ही मानने हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गए हैं अपन से, लेकिन ये बिल्कुल सेम जो है साइज़ के रहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरह के हो सकते हैं ये अपने पास में। कौन कौन से, ये तो वर्टिकली हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जो है, ये हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो फेमस हैं वो यही हैं अपने वर्टिकली वाले, तो जनरली सभी यही पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी क्या देख रहे थे, विशेषताएं जो हैं ये देख रहे थे भाई, कब कब ये काम आता है। तो इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड लिख लेते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये एक विमीय होते हैं। दूसरा हमने देखा कि इनके बीच की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। दंडों के बीच की चौड़ाई जो है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जबकि जो इनकी लंबाई है, ऊंचाई है, जो भी लंबाई है या ऊंचाई है, वो क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, लंबाई और ऊंचाई जो है चेंज हो सकती है। ठीक है, ये चेंज दिख रही है, ये आपके मान लीजिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिख लिए, वही अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये जूते वाला लिख लेते हैं, यहाँ पे चप्पल वाला लिख ले, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन मोजे वाला। ठीक है, तो इनको अपन को यहाँ पे ग्राफ में दर्शाना था। और 1 2 3 4 की जगह भी अपन वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 50 लिख लो, 100 लिख लो, 150, 200, 250 इस तरह से। ओके, तो आपको अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमने इसको क्या कर दिया, एक ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, इसकी क्या है यहाँ पर, ये 150 से 200 के बीच में है। इसकी यहाँ पर 250 है और इसकी 250 से कम है। तो ये लंबाई जो ऊंचाई है ये यहाँ पे चेंज हो रही है, जबकि ये जो इसके चौड़ाई है ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, ये सेम है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से यही बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे। तो थोड़ा सा आपको बोर लग सकता है यहाँ पे, पर आपको क्या करें, एक एक नंबर के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये दंडों की चौड़ाई सेम होती है और एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं। इट मीन्स दैट, मतलब जो गैप है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। इजी लैंग्वेज में ये है कि जो गैप है वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है। अब और क्या है यहाँ पे, कि सारे के सारे क्या है भाई, यहाँ पे ये इस लाइन पे ही टच होते हैं। ठीक है, तो ये बेस लाइन पे स्थित होते हैं। इसके अलावा जो है इनको अपन कैसे लिखते हैं, कि या तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, जैसे भी ज़रूरी होगा वैसे अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहले ये कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ पे अपन इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक दो विशेषताएं और है इसकी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक विमीय आरेख है, और जो इनके
दंडों की चौड़ाई है ये सेम होती है, इसके अलावा लंबाई ऊंचाई चेंज हो सकती है, एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं, मतलब इनका गैप जो है ये वाला गैप ये हमेशा क्या होता है यहाँ पे इक्वल होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात अपन देखते हैं कि जो ये बेस लाइन पर स्थित होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक ही बेस लाइन पर स्थित होने चाहिए। बेस लाइन मतलब आधार रेखा, जो कि अपना क्या है यहाँ पे ये वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष एक्स अक्ष जो भी जिस तरह का आप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो उस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेस एक ही बेस लाइन पर क्या हो ये स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या होनी चाहिए इसकी, नेक्स्ट बात ये है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि एक ही पेज पे आपको सारा कुछ इसका यहाँ पे मिल जाए, इधर उधर आपको नहीं परेशान होना पड़े। इसको अपन बढ़ते या फिर घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, विशेष क्रम जो है वो नहीं हो तो भी चलेगा यहाँ पे। अब लास्ट जो है इसका क्या है कि ये सबसे लंबा दंड ही क्या है यहाँ पे बहुलक है, मतलब ये जो चप्पल है ना, चप्पल का जो है ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, मतलब ठीक है ना, तो यही क्या है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये देखो आप, ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 250 है, इनकी कम है, इनकी कम है, तो अपन ग्राफ से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, कभी आपको ग्राफ देके बहुलक पूछे, मोड पूछे, तो आप क्या बताएंगे, जो क्या है मतलब सबसे लंबा है, मतलब सबसे लंबी जिसकी हाइट है ना, ये मान लो सबसे लंबी जो ऊंचाई है वही क्या है आपका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही है यार, इसमें आपको ये देखना है। अब ये जो टाइप है इसके भी थोड़े से टाइप हैं, कभी दे दे आपको ऑप्शन में, तो हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे भाई। आपको तो बोरिंग लग सकता है, लेकिन भाई मेरा काम है आपको हर एक चीज़ बताना जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप पढ़ेंगे या स्किप करेंगे, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी, फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और आरपीएससी के ऊपर कि भाई आरपीएससी अपना कितना साथ देती है नहीं देती है, हम अपना बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइप देखने अपन को जो दंड आरेख है उसका, तो पहला तो आ जाएगा इसमें सरल दंड आरेख, सिर्फ नाम ही देखने अपन को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इनके। ओके, दूसरा आ जाता है इसका बहुगुणी, क्या आ जाता है, बहुगुणी जो है दंड आरेख, मतलब दोहरे दंड आलेख। इसमें क्या होता है, जैसे ये अपने पास में ये है, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो है दो अपने क्या चलते हैं, दो जो बार हैं वो यहाँ पे साथ में चलते हैं। ठीक है, दो जो बार हैं वो साथ में चलते हैं एक ही चीज़ के लिए, तो इस तरह से यहाँ पे होता है दोहरे दंड आरेख। आलेख हो गया अपने पास में, ये आरेख की जगह भाई आलेख है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ऊपर भी मैंने कहीं पे ये लिख दिया होगा, आरेख आलेख। फिर थर्ड नंबर पे आता है इसका क्या, उपविभाजित, क्या आता है, उपविभाजित दंड आलेख, और क्या बोलते हैं इसी को, अंतर्विभक्त, क्या बोलते हैं, अंतर्विभक्त दंड आलेख। और आता है प्रतिशत दंड आरेख, परसेंटेज में दे दे कुछ चीज़, तो उसके लिए भी अपन इनका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है विचलन दंड आरेख, जो वेरिएशन वगैरह होते रहते हैं ना उनके लिए। तो ये बस नाम आपको देखने हैं, 5 तरह के ये होते हैं लगभग। तो ये बार ग्राफ आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड जो पार्ट था अपना यहाँ पे क्या था, ज्यामिति वाले में, तो वो मैंने बताया था आपको क्या, वृत्तीय आरेख। ठीक है, तो ये है अपना वृत्तीय आरेख, इसी को अपन ने क्या बोला था, पाई चार्ट, क्या बोला था इसको ही, पाई चार्ट, सर्कुलर डायग्राम, जो भी आप इसको बोलना चाहे भाई, जैसे याद रहना वैसे याद रखो, ये नहीं कि इसको ऐसे याद है तो मैं भी ऐसे याद करता हूँ, ऐसे एक दूसरे की होड़ नहीं करनी अपन को। ठीक, इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें हम जो भी है कि ये सर्कल है अपने पास में, इसमें क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। जैसे ये मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये अब 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए 20% लिख दिया, यहाँ पे लिख लिया अपन ने क्या, यहाँ पे लिख लिया 10%, यहाँ पे लिख लिया 40%, तो कितना हो गया ये अपने पास 70% हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, 100% करना रहता है, तो 70% हो चुका है, अब 30% और करना है, तो ये 10%, ये 10%, ये 10%। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आपको दिया रहता है ऑप्शन में कि ये क्या है भाई, भोजन पे खर्च कर दिया इतना, ये किसी व्यक्ति ने अपनी शिक्षा पे खर्च कर दिया, ये उसने किस में खर्च कर दिया भाई, मनोरंजन में खर्च कर दिया मान लीजिए, ये 10% उसने अपनी सैलरी का सेविंग में खर्च कर दिया, ये उसने किस में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, और ये क्या मान लेते हैं अपन कि ये उसने किस में खर्च कर दिया, ये दान कर दिया, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, 10% वो अपनी सैलरी का दान कर देता है। तो ये सब इस तरह से आपसे दिया रहता है, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि शिक्षा के लिए जो है उसने कितना यहाँ पे यूनिट जो है वो खर्च की है, या फिर एंगल पूछ लेता है, कौन पूछ लेता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन भी हम करेंगे, क्वेश्चन तो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो अपन ने देख लिया कि इसमें हम क्या करते हैं, एक वृत्त या सर्किल को क्या करते हैं भाई, अलग अलग पार्ट में अपन ने ब्रेक किया है, 6 पार्ट में ब्रेक कर दिया ना इसको, तो एक सर्किल को हम क्या करते हैं, इसमें कई भागों में तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, कई भागों में इसको बांट देते हैं, और बांट करके क्या करते हैं, अलग अलग परसेंटेज
अलग अलग परसेंटेज या सापेक्ष मूल्य, जो भी परसेंटेज की जगह क्या है कभी कभी डायरेक्ट मूल्य भी दे देता है, तो सापेक्ष जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है अपन इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास में इसका बेसिक डेफिनेशन जो आप सभी को पता होगी जनरली। अब ये क्या है एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे प्रकट इसमें नहीं करते, परसेंटेज वगैरह से इस तरह से यहाँ पे होता है। ये क्या है एक द्विविमीय आरेख है, वो तो क्या था वन डायमेंशनल था, ये अपना है द्विविमीय आरेख, क्योंकि जो ये है अपने पास सर्कल, ये क्या है 2D आकृति है, द्विविमीय आकृति है, ये सब आपको पता है जनरली। ठीक है, तो ये क्या है एक द्विविमीय आरेख होगा यहाँ पर। पहला तो ये हो गया इसका। सेकंड क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं भाई, जो आंकड़े हैं डाटा हैं उनको क्या करते हैं, डाटा को आंकड़ों को किस में प्रदर्शित करते हैं, वृत्त में, एक वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपन ने देख ही लिया कि एक सर्कल में इनको अपन प्रदर्शित करते हैं। और जो भी कितने क्या होते हैं ये कोण है, तो इनका क्या होता है केंद्रीय कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या होता है केंद्रीय कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब केंद्रीय कोण जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, हर क्वेश्चन में आपके अप्लाई हो जाएगा, इसको आप नेक्स्ट क्लास तक आराम से याद कर लेना, फिर हम क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो केंद्रीय कोण जो है इसको थीटा से अपन लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं इकाई की मात्रा, इकाई की मात्रा में किसका भाग देते हैं, कुल मात्रा का, किसका भाग देते हैं, कुल जो अपने पास मात्रा है क्वांटिटी उसका भाग देते हैं, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 360 डिग्री से। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा केंद्रीय कोण का जो है मान अपने पास आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे पर क्या पूछ ले, लेकिन केंद्रीय कोण ना पूछ के हमसे पूछ ले इकाई की मात्रा। तो इकाई की मात्रा के लिए बस हम जो है इनका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ये अपन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि जब किसी का केंद्रीय कोण दे दे, जब डायरेक्टली लिख लेते हैं, जब हमें क्या दिया हो केंद्रीय कोण, सेंट्रल जो एंगल है ना वो दिया गया हो, और देकर क्या पूछा जाए इकाई की मात्रा पूछी जाए। ठीक है, मतलब एक यूनिट है जो भी अपना है, जैसे शिक्षा का पूछ लिया मेडिकल का, तो उसकी मात्रा पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये सिंपल है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। तो इकाई की मात्रा के लिए क्या हो जाएगा, इकाई का केंद्रीय कोण क्या होगा, इकाई का केंद्रीय कोण डिवाइड क्या हो जाएगा कुल केंद्रीय कोण। ठीक है, कुल केंद्रीय कोण मतलब कितना है अपने पास में 360 डिग्री, और इनटू क्या हो जाएगा कुल मात्रा। तो इसी फॉर्मूले को हमने ये लिखा है, कुल केंद्रीय कोण का मतलब वही है 360 डिग्री। तो ये हो गया है अपना क्या वृत्तीय आरेख। तो ये देखिए ये हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं और हमें क्या करना है एक पाई चार्ट बनाना है और एंगल जो है कोण भी बताने हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 35% फर्स्ट डिवीज़न जो आए हैं बच्चे उनका है, 45% है किसका सेकंड डिवीज़न का, 15% बच्चे थर्ड आए हैं, और 5% बच्चे क्या हो गए भाई असफल हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे छात्रों का क्या दिया है, ये प्रतिशत दिया है ना, यहाँ पे दिया है इन्होंने छात्रों का प्रतिशत दिया है भाई, यहाँ पे छात्रों की संख्या नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पे क्या छात्रों की संख्या जो है ये पता करना। तो छात्रों की संख्या के लिए क्या करेंगे, टोटल छात्र कितने हैं 60। ठीक है, 60 का कितना फर्स्ट, 60 का 35% कितने आए हैं, 60 का 35% आए हैं अपने फर्स्ट डिवीज़न। तो 60 गुणा 35/100 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे कितने छात्र जो है फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। ठीक है, कितने आ जाएंगे, परसेंटेज से हटा के एक नंबर अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड डिवीज़न के लिए 60 गुणा 45/100 कर देंगे, और यहाँ पे थर्ड के लिए 60 गुणा 15/100, और फेल जो हो गए भाई उनके लिए भी करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं करेंगे, सभी हमने चाहिए, क्योंकि सभी का जोड़ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 100% हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया अपना, और इसको अपन 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 3 6, 7 3 21। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिवीज़न वाले 21 बच्चे आ गए। ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 20 3 60, तो 9 3 27। यहाँ पे कर लेते हैं, किससे काटते हैं यहाँ पे, तो ये 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 3 60, 3 3 9। ठीक है, तो ये साथ साथ में करते चलिए। अब ये 5 दूनी वापस 10, 20 3 क्या 60, तो ये आए हैं 3 बच्चे। अब ये सारे तो अपने आ गए क्या छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या आ गई। अब हमें क्या चाहिए भाई, सबका अलग अलग केंद्रीय कोण। मैं सभी का बता देती हूँ, आपसे 1 या 2 का ही पूछेगा, एक का ही पूछेगा कि भाई फर्स्ट डिवीज़न वालों का आप बताइए हमें सेंट्रल कोण। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, ये जो छात्रों की संख्या है, ठीक है, क्या हमने देखा था, देखो फॉर्मूला क्या देखा था, इकाई की मात्रा बटा कुल मात्रा इंटू 360।
इकाई की मात्रा क्या है भाई? इकाई की मात्रा ही तो है ये भाई। फर्स्ट डिवीज़न में कितने बच्चे आए हैं, यही तो अपनी इकाई की मात्रा है, यही तो पूछना चाह रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, ये 21 और टोटल बच्चे कितने भाई? टोटल अपने पास है 60 बच्चे, तो बटा 60 और गुणा किससे कर देंगे अपन? 360 से। ये हो जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे 27 बटा 60 इंटू 360। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 बटा 60 इंटू 360, और यहाँ पे फेल वालों के लिए हो जाएगा 3 बटा 60 इंटू 360। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये किया है ना, 360 बटा 60, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 का 36, 21 छिक्की कितना होता है अपना? 126 डिग्री। तो जो फर्स्ट डिवीज़न बच्चे हैं उनका आया है 126 डिग्री अपना एंगल। ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो सब में ये तो 6 ही आएगा, ठीक है, तो गुणा अपन को 6 से करना है। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे उसे बता देते हैं कि 60 की वैल्यू क्या है, 360 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और ये 6 है, इसको आप इससे गुणा कर दो, फिर 6 को आप इससे 27 से गुणा कर दो। तो वो भी तरीका ठीक है, करना तो यही है, बस बताने का तरीका अलग है। जैसे आपको पता हो भाई, आपने पहले से पढ़ रखा हो, वैसे कर लेना, ताकि बार बार जो भाई आपको ये काटापीटी ना करना पड़े, क्योंकि आपसे सारे तो नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, तो आप ऐसे करो या वैसे कर लो, एक ही मतलब है, ठीक है, टाइम उतना ही लगना है। अब यहाँ पे 27 गुणा 6 करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 6 कर लीजिए, तो 6 7 42, 4 अपन ने कैरी किया, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 अपने पास 162 डिग्री। अब थर्ड वालों के लिए 9 छिक्की तो सिंपल सा है 54, ठीक है, तो 54 डिग्री। और ये जो फेल हुए हैं बेचारे, इनका कितना आया है? 3 इंटू 6 डिग्री, तो ये है 18 डिग्री इनका एंगल। ओके, अब हम इनका टोटल करके देख लीजिए, चाहे आप चेक करना है आपको भाई आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो यहाँ पे अगर आप इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है, इनका टोटल अगर करेंगे तो ये आपका 60 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, आप आराम से चेक कर लेना। और यहाँ पे इन सब का अगर आप क्या करोगे सम, तो ये कितना आना चाहिए? अगेन 360 आना चाहिए, तब तो आपका सही है, वरना आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से चेक भी कर सकते हो, है ना। और ये परसेंटेज तो 100% था ही, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इन्होंने कहा भैया आप पाई चार्ट भी बना के दिखाओ हमको, तो हम पाई चार्ट भी बना लेते हैं इसका। तो देखिए हमारे पास में सबसे ज़्यादा क्या है, ये है, ये क्या है? सेकंड डिवीज़न जो है बच्चे पास हुए हैं। तो हम इसको कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे, और सबसे ज़्यादा 162 इसको देना है। तो हम मान लेते हैं, हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। मानो ये है अपना कितना? 18%, और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये भाई कितने हैं? फेल हुए हैं 5, ये 18% नहीं, 18 डिग्री सॉरी, है ना। 5% जो बच्चे हैं फेल हुए, उनके लिए ये अपन ने बना दिया। ऐसे ही अब यहाँ पे 18 से बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको ऐसे 54 डिग्री, सॉरी ये आपसे बनाने के लिए नहीं आएगा, ये अपन सीख रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। 54 डिग्री क्या है? जो थर्ड क्लास से पास हुए हैं, ठीक है, थर्ड क्लास में अपने 15% बच्चे थे। अब इससे ज़्यादा क्या है? ये 126%। तो 126 में क्या आ जाएगा अपना? 126 थोड़ा अपना ये बड़ा रहेगा, तो इसमें 126% में आएंगे क्या? फर्स्ट क्लास वाले बच्चे। और ये कितने थे फर्स्ट क्लास के? अपने 35%। और ये जो बचा है रिमेनिंग, ये हो जाएगा 162 डिग्री। ये बार बार परसेंटेज लिखने में आ रहा है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये है 162 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेकंड क्लास जो बच्चे थे अपने पास 45% उनके लिए, है ना। अब यहाँ पे आप इसको अलग अलग कलर से ड्रॉ कर सकते हो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में, है ना। बस ये आपको देखना है और इससे आंसर निकालना है। तो एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ ये आपको पाई चार्ट देगा, पाई चार्ट आपको देगा वो, और आपसे पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन, तो वो भी आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे तो हमने सारी चीज़ें देख ली है और सीख ली है। ओके, तो अब आपको कल क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ छोटा सा, तो वो आपको करना है, ट्राई करना है आपको, है ना। तो ये देखिए, ये एक पाई चार्ट में बना देती हूँ छोटा सा। इसको किया है अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड। तो ये मान लीजिए ये है 60 डिग्री, ये है 96 डिग्री, ये है अपने पास 48 डिग्री, ये है 84 डिग्री, और ये है 72 डिग्री, है ना। अब और भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब की बार मैंने ये दे दिया 20 से 30, ठीक है। 20 से 30 की रेंज में क्या है? 16.7% है, ठीक है। 16.7% क्या है यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा और हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? आवृत्ति चित्र की। आवृत्ति चित्र जो है इसकी अपन बात करते हैं। इसमें हमारे जो 3 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया था, 3 टाइप कौन कौन से थे? पहला था अपना आयत चित्र। क्या था? आयत चित्र, जिसको हमने बोला था हिस्टोग्राम। क्या बोला था? हिस्टोग्राम। दूसरा हमने डिस्कस किया बहुभुज। क्या बोला? बहुभुज। और थर्ड जो है उसकी बात की हमने ओजाइव की।
तो पहला जो है आयत चित्र, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो अपना बार ग्राफ है उसी की तरह दिखता है, लेकिन 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 थोड़ा सा इसमें चेंज है। वो चेंज क्या है कि इसमें जो भी अपने पास में क्या रहेंगे, आयत रहेंगे, वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, मतलब ऐसे बिल्कुल उनके बीच में कोई भी तरह का गैप नहीं होगा। उसमें क्या था, अपने गैप था, यहाँ पे किसी भी तरह का गैप नहीं होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ जो है ये हो जाता है। ये भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। अपन यहाँ पे सिर्फ वर्टिकली को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही अपना चलता है। और इसमें अपन क्या याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, कंटिन्यूस जो है ये होता है, क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज से संबंधित होता है, ये सतत होता है, ठीक है। अभी सतत असतत भी अपन देखेंगे। इसमें क्या है, तो एक्स अक्ष पे तो इसमें क्या लिखते हैं हम, एक्स अक्ष पे तो हम इसमें जो चर के मूल्य हैं वो लिखते हैं, और वाई पे क्या लिखते हैं, वाई अक्ष पे ये जो अपना है वाई अक्ष, इस पे हम लिखते हैं किसको, बारंबारता को, फ्रीक्वेंसी को, ओके। बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से इसको हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। और ये आयत जो है इन्हीं के द्वारा इसको क्या करा जाता है, दर्शाया जाता है, ओके। अब हम आगे देखें तो आगे हमें डिस्कस करना है इसके बारे में ही। तो यहाँ पे और हम देख सकते हैं इसके बारे में कि ये जो हमने एक्स अक्ष पे लिया है चर के मूल्य, इसी को क्या लिखते हैं, कभी कभी वर्ग भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वर्ग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो सकता है, इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर लेते हैं ताकि और अपन को समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे अपन 0 लिख दिया, मान लीजिए यहाँ ये जो है इसको 10, इसको 20 हो गया, ये 30 हो गया, इस तरह से ये चलता जाएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, इनका जो है नाम लिख दिया, मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। और यहाँ पे भी क्या चल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, मानो यहाँ 2 का ले लिया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसीज दी रहती है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए अपन को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। और जैसे हमने वहाँ पे विशेषताएं लिखी थी उसकी, तो इनको चलो बाद में ही देख लेंगे ताकि ये आयत चित्र यहीं पे आपका हो जाए। तो देखो यहाँ पे एक्स अक्ष जो है उस पर क्या लिखते हैं अपन, एक्स अक्ष पर लिखते हैं वर्ग या फिर चर के मूल्य, वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज़ लिख दो या फिर वर्ग बोल दो, उसको क्लास बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष पे क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पे ये बारंबारता, बारंबारता को ही क्या बोलते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितनी बार मतलब वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसी को अपन यहाँ पे बारंबारता आवृत्ति बोलते हैं। जैसे मानो अपने पास, जैसे हमने देखा था शुरू में बताया था मैंने कि 50 रुपये से हमने क्या लिए, 2 आइटम लिए, तो 2 वहाँ पे जैसे 2 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 50 रुपये से क्या क्या लिया, तो वैसे हमें चीज़ें दी हुई रहती है। और हमें इसके बारे में पता है कि प्रत्येक स्तंभ जो है, प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई जो है वो क्या कहलाती है, वर्ग अंतराल कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग अंतराल। और ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होती है। ऊंचाई जो है बारंबारता जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे इसकी ज़्यादा है बारंबारता, तो ये इसकी हाइट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। तो बस यही बात है कि ऊंचाई जो है वो किसके समानुपाती है, बारंबारता की, फ्रीक्वेंसी के। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी, समानुपाती का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई जितना यहाँ पे ये चीज़ बढ़ेगी उतना ही इधर वाली चीज़ बढ़ेगी, LHS वाली, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊंचाई घटेगी तो फिर फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। जैसा यहाँ पे है कि भाई ये जो है ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊंचाई कम हुई तो इसकी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे ये ज़्यादा है। बस यही बात है यहाँ पे समझने की। अब प्रत्येक स्तंभ जो है उसका क्षेत्रफल इसके बराबर होता है, बारंबारताओं के समानुपाती होता है। और आयत चित्र जो है उसको यूज़ अपन किसके लिए करते हैं, तो सतत वर्ग अंतराल के लिए। अब ये सतत वर्ग अंतराल क्या है, तो देखो ये अपने पास जैसे आपने देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, यहाँ लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ लिखा रहता था वर्ग अंतराल, है ना। और यहाँ लिखा रहता था क्या, बारंबारता F, और कुछ यहाँ पे अपन को वैल्यूज़ दी हुई रहती थी। ये कुछ कुछ अब आपको ध्यान आएगा कि ये आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में आराम से। तो यहाँ पे 0 से 10 में दिया है, मान लो 5, यहाँ दे दिया 8, यहाँ दे दिया 10, यहाँ पे दे दिया कितना, 12। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये क्या है, इसका लोअर लिमिट है, मतलब निम्न सीमा है, और यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम है, मतलब ये इसकी हायर लिमिट है। तो ये देखो, ये जहाँ पे ख़त्म होगा ना पहला वर्ग अंतराल, वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट होगा, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। तो उसको क्या कह रहे हैं अपन, सतत वर्ग अंतराल। मतलब यहाँ ये 10 पे खत्म हुआ, ये 10 से स्टार्ट हो गया, ये 20 पे खत्म हुआ, ये 20 से स्टार्ट, ये 30 पे खत्म, ये 30 पे स्टार्ट। तो इसी को अपन कहते हैं सतत वर्ग अंतराल। इसके अलावा कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, कैसा मिलता है, जैसे ये 0 से 10 हो गया, फिर दूसरा जो है 11 से स्टार्ट होता है, 11 से 20, फिर 21 से 30। तो इसको सतत नहीं कहते, इसको असतत कहते हैं। क्या कहते हैं, असतत, डिसकंटिन्यूस, मतलब ये ब्रेक हो गया बीच में, यहाँ पे एक का गैप आ गया ना, तो उसको फिर अपन को सतत में चेंज करना पड़ता है। तो उसका तरीका है वो अपन आगे देख लेंगे। अभी तो आपको देखना है कि सतत वर्ग अंतराल है ना, उनके लिए अपन क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये पूछा गया क्वेश्चन ही है कि सतत वर्ग अंतराल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से ग्राफ का। तो आंसर देना था आपको हिस्टोग्राम। क्या देना था, हिस्टोग्राम जो है। अब ये शब्द आपने सुने होंगे, हिस्टोग्राम, आयत चित्र, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है।